नमस्ते। आइए आज हम हिंदी विषय की कक्षा 12वीं की पुस्तक वेतान के पाठ 2 जिसका शीर्षक है जूझ उसको पढ़कर समझेंगे। इसके लेखक आनंद यादव हैं। लेखक आनंद यादव का जन्म सन 1935 कागल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ। मराठी एवं संस्कृत साहित्य में आपने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और 25 पुस्तकें भी आपकी प्रकाशित हुईं। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सन 2016 में आपकी मृत्यु हुई। पाठ प्रवेश। यह बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित आत्मकथा का अंश है, अर्थात यह उनकी आत्मकथा से लिया हुआ एक अंश है। इसमें जीवन का बड़ा मर्मस्पर्शी अर्थात भेद रहस्य को बताने वाला, उजागर करने वाला चित्रण किया गया है। इसमें अस्त व्यस्त, अलमस्त और निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण परिवार, समाज और लड़ते जूझते हुए किसानों और मजदूरों के संघर्ष की अनूठी झांकी भी प्रस्तुत की गई है। इसमें हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए जो इस कथात्मक अंश का नायक है, आगे बढ़ने की किस तरह कोशिश करता है और अपनी कोशिश को किस तरह से परवान चढ़ाता है, उसका बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। यह मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा गया है, क्योंकि लेखक मराठी हैं, इसलिए इसको अनुवादित केशव प्रथम वीर द्वारा किया गया है। पात्र। पहला पात्र दादा यानी लेखक का पिता, जो कि लालची और कामचोर है और ऐश करने वाला है। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वह अपने हिस्से का भी काम अपने बेटे के जिम्मे सौंपकर करता है। दूसरा पात्र माँ, लेखक की माँ सीधी सादी, बड़ी भोली है और बेटे का हाल समझने वाली है, किंतु लाचार और बेबस है। तीसरा पात्र दत्ताजी राव देसाई का, गांव के सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, सम्माननीय व्यक्ति हैं, सब इनकी बात मानते हैं। चौथा पात्र रखमाबाई, जिसे इस कहानी में बाजारू औरत बताया गया है। पांचवा पात्र रणनवरे मास्टर जी का, पहले दिन कक्षा में इन्हीं से मुलाकात होती है। छठा पात्र मंत्री मास्टर जी का, जो कि कक्षा अध्यापक है, पेट पर घूसा लगाने से भी हिचकते नहीं हैं और गणित पढ़ाते हैं। सातवां पात्र वसंत पाटिल का, जो दुबला पतला, होशियार, शांत रहने वाला और हमेशा पढ़ने वाला लड़का है। मास्टर के पास पहली बेंच पर ही बैठता है और कक्षा में सम्मानित भी है। आठवां पात्र न वा सौंद लगे कर मास्टर जी, मराठी पढ़ाते थे, कविता करते थे, बहुत सुरीला गला था, मधुर गान करके कविता पढ़ाया करते थे, कवियों के साथ अपने संस्मरण भी सुनाते थे। आइए अब हम पाठ का साथ पढ़ते हैं। लेखक का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। यह बात वो अपने पिता से नहीं कह सके, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो उनके हाथ पैर ना तोड़ दें। लेखक को विश्वास था कि खेती करने से कुछ हाथ नहीं आएगा, वहीं पढ़ जाने पर नौकरी लगेगी और हाथ में 4 पैसे आएंगे। विठोबा अण्णा की तरह वो चाहते थे कि कोई उनका होता पिता को समझाए। उनके अंदर ये विचार चलते रहते थे। उनके यहाँ दिवाली के बाद ईख का रस कोल्हू से निकाला जाता था। उनके पिता जल्द ही कोल्हू शुरू कर देते थे, ताकि उन्हें उस रस की ज्यादा कीमत मिल जाए, जो एक तरह से सही भी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बाद में बहुत लोग कोल्हू चलाते तो बाजार में बहुत आयत हो जाती और दाम गिर जाते। उस समय नंबर 1 और 2 का गुड़ बिकता था और लेखक का तो नंबर 3 का था।
जिसे उस समय कोई भी नहीं पूछता। उनके पिता की समझ से गुड़ ज्यादा निकालने से ज्यादा भाव मिलना उचित था, इसलिए पूरे गांव में उनका कोल्हू सबसे पहले शुरू होता था। इस साल भी उन्होंने यही किया और उससे जल्दी निपट गए। सब लोग धूप में लेटे हुए आराम कर रहे थे, मगर उनकी माँ कंडे थाप रही थी और वो यानी कि लेखक बाल्टी में पानी ला ला कर दे रहे थे, बातें भी कर रहे थे। बस वे दोनों ही थे, तो लेखक ने अवसर पाकर अपनी पढ़ने की बात माँ से छेड़ दी। उनकी माँ ने अपनी विवशता बताई कि वो कर भी क्या सकती हैं। अगर कुछ कहेंगी तो उनका पति जंगली सुअर की तरह गुर्राएगा। तभी लेखक ने अपनी माँ से दत्ताजी राव के यहाँ जाकर मदद मांगने को कहा। लेखक की माँ मान गई, पर अंदर ही अंदर वो उदास भी थी। लेखक को पता था कि कुछ होगा नहीं, पर वो अपना मन समझाना चाहते थे। उनकी माँ उन्हें 7वीं तक पढ़ाना चाहती थी, पर अपने पति के आगे उनकी नहीं चलती थी। वो दोनों रात को दत्ता जी के घर गए, उन्हें सारी बात बताई और उनकी माँ ने ये भी बताया कि लेखक का पिता सारा दिन रखमाबाई के पास गुजारता है, खेत का काम नहीं करता है। उन्होंने दत्ता जी को विश्वास दिलाया कि दादा मस्ती से घूम सके, इसलिए लेखक को पढ़ने नहीं देता। तो दत्ता जी राव दादा की खैर लगाने के लिए तैयार हो गए। लेखक ने दत्ता जी को बताया कि वो अभी भी 5वीं की परीक्षा देंगे तो पास हो जाएंगे। फिर क्या था, दत्ता जी ने उन्हें घर जाकर दादा को उनके पास भेजने को कहा और लेखक को उनके पिता के आने के कुछ समय बाद आने को भी कहा। फिर 1 घंटे बाद दादा घर आया। उसके आते ही माँ ने उन्हें दत्ता जी के बुलावे के बारे में बताया। दादा देसाई के घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, क्योंकि ये उनके लिए बड़े सम्मान की बात थी। फिर थोड़ी देर बाद लेखक वहां अपने दादा को खाने के लिए बुलाने पहुंच गया। दत्ता जी उसी का इंतजार कर रहे थे। फिर सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया और उसकी खूब हजामत बनाई। दत्ता जी ने दादा के हर तर्क को काट दिया और लेखक को सवेरे से स्कूल जाने को कहा और यह भी बोले कि अगर दादा पढ़ने ना दे तो मेरे पास सीधा आ जाना। तो दादा बोला, मैंने इसे पढ़ाई के लिए मना नहीं किया था, वो तो गलत आदत लग गई थी तो छुड़ा दिया था। तब दत्ता जी ने पूछा, कैसी आदत? तो दादा बोले, कंडे बेचना, चारा बेचना, सिनेमा देखना, खेलने जाना, घर और खेती के कामों में मन नहीं लगाना। तो लेखक ने सफाई दी और झूठ सच मिलाकर अपने को बचा लिया। फिर दत्ता जी ने लेखक का ही पक्ष लिया। फिर दादा को मन मारकर मानना पड़ा। खाना खाते समय लेखक से दादा ने यह वचन लिया कि पाठशाला जाने से पहले खेत में पानी लगाना, पाठशाला के बाद खेत पर काम करना, सवेरे खेत बस्ता लेकर आना, घर पर बस्ता रखकर खेत पर आना, फिर ढोर चराना, जब खेत में ज्यादा काम हो तो पाठशाला की छुट्टी भी करना। लेखक ने सब मंजूर कर लिया, भले ही उसे वो बातें मंजूर नहीं थी। दादा ने कहा, अगर ऐसा नहीं किया तो जहां मिलेगा गांव में वहीं मारूंगा। दादा बार बार कुर कुर कर रहा था। अब लेखक पाठशाला जाने लगा। दिन भर खेती से उसका पीछा छूट गया। अब खेत के काम की जगह मास्टर जी की छड़ी थी, जिसकी मार लेखक को अच्छी लगती थी। खेत की धूप का स्थान अब पाठशाला की छांव ने ले लिया था। उनके नाम के आगे नापास शब्द लग गया था। पहले दिन कक्षा में तो 2 गली के लड़कों के अलावा किसी को भी नहीं जानते थे। फिर उन्हें बुरा लगा, क्योंकि उनके साथ वाले आगे चले गए थे। अब तो अब तो उन्हें इन्हीं बच्चों के साथ बैठना था। फिर वो दूर बेंच पर बैठ गए, जैसे कोई बस अड्डे पर अपना सामान संभाल कर बैठता है। लेखक भी उसी तरह अपनी पुरानी पुस्तकें लेकर बैठा था।
तभी चौहान के लड़के ने लेखक की खिल्ली उड़ाई। लेखक की पोशाक भी उसी की तरह अजनबी थी, क्योंकि उनके अलावा कोई भी धोती गमछे नहीं पहनकर आया था। उसने लेखक का गमछा खींच लिया। उस गमछे से उस लड़के ने मास्टर जी की नकल की और उसे टेबल पर रख दिया। उसी समय मास्टर रणनवरे जी कक्षा में आए और गमछा रखा हुआ देखकर पूछे, यह किसका है? मास्टर जी ने पूछा कि तू कौन है? तो लेखक ने बताया कि वह जकाते हैं, फेल हो गया है। फिर मास्टर जी ने गमछा जो टेबल पर रखा हुआ था उसे नीचे फेंक दिया और पूछा, ये किसने यहाँ रखा था? तो लेखक ने कहा कि चौहान ने वहां पर रख दिया था। फिर वह चौहान के पास गए और कविता पढ़ाने लगे। लंच के समय चौहान उसी लड़के ने लेखक की धोती खोलने की 2 बार कोशिश करी। काज मतलब वो कपड़ा जो धोती के पीछे खुसता है, जिसे खींचने पर धोती खुल जाती है। अपनी धोती को बचाने के लिए लेखक दीवार की तरफ पीठ कर कर बैठ गए जब तक उनकी छुट्टी नहीं हुई, क्योंकि वो बार बार उनकी काज खींचने का प्रयास कर रहा था। अब उन्हें उन्हीं की पाठशाला काटने दौड़ रही थी। फिर वो सोचते रहे कि इससे तो खेत ही अच्छा था। लेखक ने माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी भूरे रंग की 8 दिन में ही मंगवा ली। वो चड्डी पहनकर स्कूल और धोती पहनकर खेत जाने लगे। धीरे धीरे लड़कों से उनका परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर जी कक्षा अध्यापक थे। हाथ से पीठ पर घूसा मारा करते थे। सबके मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। वो गणित पढ़ाते थे। वसंत पाटिल लेखक को अपने से छोटा लगता था। उन्हें लगता था कि वो सबसे बड़े हैं, तो उन्हें ही मॉनिटर होना चाहिए। फिर लेखक ने अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाया और वसंत पाटिल के जैसे काम करने लगे, जैसे किताबों पर कवर चढ़ाना, बस्ता व्यवस्थित रखना आदि। लेखक को गणित अच्छे से समझ में आने लगा, इस कारण वो दोनों दोस्त बन गए। मास्टर जी उन्हें आनंदा कहकर बुलाने लगे। अब उन्हें पाठशाला जाना अच्छा लगने लगा। नवा सौंध लगेकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। वो गानपन के साथ गाया करते थे। वे स्वयं कविता करते थे। लेखक मास्टर जी की तरह कविताएं गाता था। खेल में काम करते करते फिर उनकी लय पर और कविताएं गाने लगा। इससे लेखक को 2 शक्ति हासिल हुई। पहली, उन्हें पहले साथ में काम करना अच्छा लगता था, पर अब उन्हें अकेलापन महसूस ही नहीं होता। अब तो ऐसा लगता है कि कोई ना हो तो ज्यादा अच्छा। इससे वे कविता ऊंचे स्वर में गा सकते थे और थुई थुई कर कर नाच भी सकते थे। इससे फिर उन्होंने कविताओं को अपनी चाल में गाना शुरू किया। मास्टर जी ने उनके हुनर को सराहा, उन्हें अपनी अभिव्यक्ति के लिए अवसर भी प्रदान किया। अब लेखक को कवि आदमी ही लगने लगे थे। उन्हें भी लगा कि वो कविता कर सकते हैं। भैंस चराते चराते वो तुकबंदी करने लगा। फिर उसे मास्टर को भी दिखाने लगा। कविता लिखने के लिए जेब में एक कागज और पेंसिल रखने लगा। कभी कागज और पेंसिल नहीं होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस पर, तो कभी पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख देता और जब याद हो जाता तो उसे पोंछ देता। कविता बन जाने के बाद मास्टर जी को दिखाने जाता। मास्टर जी उन्हें कविता की बारीकी के बारे में बताते, उसे कविता संग्रह देते। इससे वो जाने अनजाने मास्टर जी के बहुत करीब पहुंच गया। लेखक की मराठी भी सुधरने लगी, शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। तो इसी तरह से हमारा पाठ समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर and do subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching.